बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। हुकूमत बज़ाहिर नॉर्मल भी है और कुछ बौखलाहट का भी शिकार नजर आती है। अवामी राब्तों की मुहिम शुरू हो चुकी है और अवामी राब्तों की मुहिम उस वक्त शुरू होती है जब इंतखाबात करीब होती हैं, लेकिन इतनी जल्दी इंतखाबात कोई करीब होने का कोई सेंस है नहीं। अदम एतमाद की तहरीक की बात की जाए तो ये हुकूमत भी मानती है और हम सहाफ़ी हल्के भी और बहुत से तजियाकार भी हम जानते हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई भी जाती है तो उसको कामयाब होने में बहुत टाइम लग सकता है सब लोगों को जमा होने में, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई हो। सियासी मामलात अपनी जगह, अपोजिशन ये कहती है कि हम अवामी हक में इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, दूसरी तरफ अवाम मसाइल की चक्की में पिसती चली जा रही है। इस बात का जिक्र ना बहुत ज्यादा कोई टीवी चैनल्स कर रहे हैं, ना इस पे बात हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है और साथ ही साथ पेट्रोल की प्राइस में भी इजाफा हो चुका है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या करने जा रही है, सवाल ये पैदा होता है। और क्या किसी भी मुल्क की अपोजिशन का ये फर्ज नहीं बनता कि मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत का साथ दे, ना ये कि सियासत में वक्त ज़ाया किया जाए। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब खान जमान खटक साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। खान जमान खटक साहब, कहीं ना कहीं बुरा वक्त है आपकी पार्टी पे इस हवाले से कि महंगाई की शरह में जो इजाफा है, जो आप ये रीज़न पेश करते हैं कि कोविड की वजह से हुआ, पेट्रोल की प्राइस में इंटरनेशनल तौर पे इजाफा हो रहा है, लेकिन अवाम कैसे समझेगी उस बात को? आप किस तरह से उसको क्लियर करेंगे कि ये चीज़ जो इंटरनेशनल सतह पे हो रही है और आप जो है उस लिहाज से क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पेट्रोल की प्राइस है, आज भी खान साहब एक बात कहता है कि पाकिस्तान में आज भी सबसे सस्ता पेट्रोल हम दे रहे हैं पाकिस्तान में। अगर हम उसका मुआवजा, चलो हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक से नहीं कराते, हम आपस में बैठ के पड़ोसी ममालिक को देते हैं, उसमें हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं और इंडिया को देखते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में 92 अफ़गानी रुपये जो पाकिस्तान के 171 रुपये बन रहा है उसमें दे रहे हैं, और इंडिया में 109 पाकिस्तान के हिसाब से 285 रुपये बन रहे हैं। यानी हमारे साथ इंडिया है, वहाँ 1 लीटर पेट्रोल 285 रुपये का है और अफगानिस्तान में 171 रुपये का है, उसके बदले में पाकिस्तान 160 रुपये में दे रहा है। तो इस वक्त भी पूरी दुनिया में हम सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। हालांकि रात को पेट्रोल जो एकदम जंप किया है, $92 पे जब गया है, उसकी एक वजह है। अच्छा, इंटरनेशनल जब भी पेट्रोल अचानक जंप करता है उसमें इंटरनेशनल वजूहात होते हैं। इस वक्त यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा चल रहा है, रात को रशिया ने जो मजीद ट्रुप्स यूक्रेन के सरहदों पे उतारे, उससे पेट्रोल की कीमतों में एकदम इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल में इजाफा हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक पेट्रोल में टैक्सेस का ताल्लुक है, हुकूमत का काम टैक्स लेना होता है। अगर हम मुआवजा करते पिछले गवर्नमेंट से, तो हमें मुआवजा तो पिछले गवर्नमेंट से करना पड़ेगा। $25 पे जब बैरल था, का काम रिलीफ देना भी तो होता जी है। बिल्कुल, रिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ। $25 पे जब बैरल था तो 93 रुपए में दे रहे थे। इस वक्त $92 का बैरल है। इसमें हमने लेवीज खत्म कर दी, पेट्रोलियम लेवीज 41 रुपए जो सर, पहले। आप यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं। अभी जब कल जब उन्होंने सिर्फ एक ऐलान किया था कि हम पीछे हट रहे हैं, तो $4 नीचे भी आया था। बिल्कुल, वो 95 से 91 पे आया है, इतना फर्क नहीं हुआ। 95 से 91 पे आया है, थोड़ा सा फर्क हुआ है। और क्योंकि हमारी जो बैलेंस था वो 12 रुपए ही बन रहा था। हालांकि समरी उस वक्त मंजूर नहीं की गई, लेकिन एक अचानक जब इंटरनेशनल मार्केट हिली तो उसके हिसाब से फिर ओगरा ने उसको 12 रुपये बढ़ा दिया। अब भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है, जिसपे हुकूमत पाकिस्तान कोई लीवीज नहीं ले रही है, उस पर जीएसटी नहीं ले रही है, उस पर फ्रेट नहीं ले रही है। जो 5 रुपए फ्रेट था, आपकी 70 रुपए बातें अपनी जीएसटी। जगह, लेकिन इस वक्त कोई अगर ये चैनल देख रहा है, इस वक्त मेरा प्रोग्राम लाइव आ रहा है, वो ये प्रोग्राम सुनते ही आपकी बातें सुन के कहेगा मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरा मकसद ये है कि मैंने खान साहब को वोट दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरह इकोनॉमी को बेहतर करूंगा। आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे? हाँ, सर, इकोनॉमी की बात मैं करता हूँ। अब सिर्फ 1 मिनट में पूरी मैं एक चार्ट आपको बताता हूँ। इकोनॉमी की जहां तक बात है, पहली दफा पाकिस्तान में 4 इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। कराची पे बन रहा है दाबीजी इकोनॉमिक जोन, फैसलाबाद का अल्लामा इकबाल, केपीके का रशक है
और बलूचिस्तान में बुस्तान में 4 इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, जिसमें से 4.5 लाख मकामी लोग, वो लोग जो अपनी मार्केट तक अपनी मसनूआत नहीं पहुंचा सकते, अब वो करीब जब उनके पास इकोनॉमिक जोन होगा तो वो वहां तक आसानी तक पहुंचा सकते हैं, और 10 लाख बिलवास्ता लोग उससे मुंसलिक होंगे। उसके अलावा मैं उनके लिए कह रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ। 2 अरब 80 करोड़ डॉलर आपके फॉरेन रेमिटेंस आईटी से आए हैं। पहली दफा किसी गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है कि 2 अरब आईटी से आ जाए, पहली दफा गवर्नमेंट में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर रेमिटेंस आपके आईटी शुबे में है। आपके जो बिरूनी रेमिटेंस है वो भी 2 अरब से एक्सटेंड कर गए। आपके जो डेफिसिट है वो कम हो गया। आपका जो लेकिन सर वो जो शख्स 25,000 रुपए महीने का कमा रहा है, जिसके हर बच्चे की जो है वो स्कूल की फीस भी ठीक ठाक जा रही है और फिर उसके माहाना राशन में भी कुछ नहीं तो 10,000 रुपए का इजाफा हो चुका है, वो क्या करेगा सर? उसके लिए राशन कार्ड है, राशन कार्ड की सहूलत हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, जिसपे 30% का डिस्काउंट है और 1,000 रुपए माहाना में। तो वो हम एक कैटेगराइज कर रहे हैं उन लोगों के जो गरीब लोग हैं। अब इसमें एक बात और ऐड करो, क्या ये पूरी दुनिया में जो महंगाई हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं की है, इमरान खान ने तो नहीं की है। आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूं, अगर आप एक करोला गाड़ी लेते तो 8-10 लाख रुपए की थी, आज वो करोला गाड़ी 50 लाख रुपए की है। तो हमने तो नहीं महंगी की। इन्फ्लेशन दुनिया में आता है, टाइम के साथ चीजें बढ़ती है, लोगों की जो अर्निंग है वो भी बढ़ रही होती है। मैं उसके मिसाल देता हूँ, मैं खुद जुडिशरी से मेरा ताल्लुक है, वकील हूँ। पहले हमारे जजेस की 2001 में तनख्वाहें एक मजिस्ट्रेट के 12,000 रुपए होती थी, आज वो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ी है। जहां तक मजदूर की बात आपने की है, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उसमें भी एक एहतसाबी लोग मौजूद है जो मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ने देते। मैं आज भी कहता हूं कि वो लोग जो मजदूरों के रहनुमा बने हुए हैं, आज भी फैक्ट्रियां बंद कर दे कि अगर मजदूर की तनख्वाह यहां तक नहीं होगी तो कोई मजदूर काम नहीं करेगा। लेकिन उनको जब पैसे मिल जाते हैं, वो मजदूरों के उस पर थोड़ी काम करते हैं, वो उनको पैसे मिल के मजदूर को यहाँ तक आपका मौकफ आ गया। नदीम बाकी मौलवी साहब की तरफ चलते हैं। मुझे कंफ्यूजन हो रही है नदीम बाकी मौलवी साहब, बातें बड़ी अच्छी करें खटक साहब, और सवाल ये पैदा होता है, मैं इस वक्त सिर्फ आम आदमी की बात कर रही हूँ, आप कोई भी चैनल भी उठा के देख लें, वहां पे यही बात हो रही है, अदम एतमाद की तहरीक, उस पर भी हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन अभी मेन मसला ये है कि जो बंदा 25,000 रुपए कमा रहा है वो क्या करेगा? इन्होंने कहा मजदूर की तनख्वाह कम है तो हड़तालें कर ली जाए। हड़ताल तो मतलब इनकलाब तो आना ही नहीं है ना इस सूरत में। जब एक बंदा रोटी में उलझा हुआ होगा वो कौन सा इनकलाब करेगा? और दूसरी बात ये कि ये तो आए ही इस वजह से थे ना कि आप ये सब कुछ खत्म करेंगे। अब ठीक है, अचानक जो पिच पे आ रहे होते हैं उसकी बात अलग होती है, ग्राउंड से गेम देखने की बात अलग होती है। ये मसला कंफ्यूजन कैसे हल होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको वाजे कर दूं, इन्होंने अफगानिस्तान की बात की। अफगानिस्तान में इन्फ्लेशन है 5.61, पाकिस्तान में कितना है 10 से 12। ठीक है, तो महंगाई जिस मुल्क में हम कहते हैं तबाही मच गई, जिसके लिए इमरान खान साहब कहते हैं हालात खराब है, और उनकी फोरकास्ट इन्फ्लेशन की आ रही है 4.30, यानी कि कमतर हो रही है। हमारी फोरकास्ट क्या आ रही है? बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो ये तो वाजे हो गया इनका जो अफगानिस्तान का इन्होंने कहा था। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हुए। हम तो अब अफ्रीकन मुल्कों से हमारा कंपेयर करना चाहिए। लिबिया में है जी 8%। ठीक है, लिबिया जिसे हम कहते हैं ना कि अफ्रीका का मुल्क है, वो 8% इन्फ्लेशन। ये मैं फिगर्स कोट कर रहा हूं, आप चाहे तो इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। सस्ता पेट्रोल भी बता दो, पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल कहां मिल रहा है? आप ये भी बता दो, ये मैं इस मुल्क में सस्ता मिल रहा है। अब आप आइए देखिए, जब महंगाई की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कुव्वत खरीद, यानी कि हमारे पास बाइंग पावर कितनी है। इन्होंने जो बात की ना कि गरीब अमीर सबके लिए इस वक्त जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंट्रोल कौन करता है? आपके इकोनॉमिक टीम। इकोनॉमिस्ट के माने में आपको बता दूं, डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, अ पर्सन हु मेक्स अ प्लान अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज ही हैज, यानी कि जो आपके पास जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए आप प्लान बनाते हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान के पास मुझे इस लिहाज से तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हुआ, आपकी ज़राअत बड़ी जबरदस्त है, आपके पहाड़ों में खजाने भरे हुए जो आप चाइना को भी दे रहे हैं, आप जिन्होंने ठेकों पे आपने दे दिए, ये भी किसी को नहीं नजर आ रहा कि वो जो साल से हुआ है वो खान साहब की गवर्नमेंट में भी हुआ है। फिर कौन सी माफिया, क्या चीज, कौन तंग कर रहा है इनको? ये मैं आपको बता रहा हूं ना, महंगाई होती है इस वक्त जब आपके पास कोई इकोनॉमिक प्लान ना हो, आपके पास कोई इकोनॉमिक मॉडल ना हो। अगर इनके पास कोई है तो पेश करें तमाम मीडिया को कि इस इकोनॉमिक मॉडल के तहत हम 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में चेंज करते हैं।
यहाँ के इनके जो वजीर होते हैं वो कहते हैं हर 3 महीने बाद इंशाल्लाह अब हो जाएगा। कौन से जादू का चिराग है आपके पास, कौन सा मैकेनिज्म है? अगर इनकी बात मैं सुन भी लेता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है, तो इनके पास क्या मैकेनिज्म है? क्या हाथ पे हाथ बांधे? अगर हम $120 पे चले जाते हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि ऑयल जो है $120 तक जा सकता है, तो क्या किसी इनकी हुकूमत ने कोई प्लान दिया है? क्या इनके पास से कोई फोरकास्ट आता है? यही कहा जाता है जनाब, या तो पिछली हुकूमतों का रोना रोते हैं या कहते हैं इंटरनेशनल दुनिया का। इंटरनेशनल दुनिया अफगानिस्तान से आज हम कंपेयर करें तो अफगानिस्तान में महंगाई कम है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? हम जीडीपी की रेट बात करते हैं, हिंदुस्तान की इन्होंने बात की, जीडीपी रेट वहां पे 8%, 10% की बात हो रही है। हमारे यहाँ तो 4% बड़े मुश्किल से हम टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। खान समान खटक साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जब तुर्की की बात की जाती है, तुर्की भी महंगाई हो रही है इस वक्त, शरह उसकी ज़्यादा जा रही है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ बहुत दिया जाता है, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत हैं, उनकी इंश्योरेंस के मसाइल है, ये सब कुछ है। या तो आप काम कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा, या तो छुपा हुआ है, या आपको मजीद 5 साल और चाहिए काम करने के लिए क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है आपका। ये चीज़ क्लियर कीजिएगा। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, तो अगर मैं गिनवाता हूँ फिर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप लेते सेहत इंसाफ कार्ड, एक गरीब आदमी को खान साहब ने बड़े बड़े अस्पतालों में अंदर करा दे, जाओ अपना इलाज करो, क्योंकि इतने हफ्ते में आप इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं बना सकते हो। सही कह रहे हैं। लेकिन ये तो कर सकते हैं कि एक गरीब आदमी को 10 लाख रुपए दिए, हाथ में जाए शेख जायद में करे, जाए आगा खान में करे, जाए लियाकत में करे, जाए इत्तेफाक अस्पताल में करे, किसी भी बड़े अस्पताल में जाए और अपने सेहत इंसाफ कार्ड से इलाज करे। सही कह रहे हैं। तो जहां तक जीडीपी की बात की, पाकिस्तान में करंट डेफिसिट जो था, हमारा जो करंट खसारा था 1900 अरब रुपए था, आज वो 1.5 अरब रह गया। तो ये हमारी कामयाबी है। आपका जो कराची एयरपोर्ट था, आपका टीवी स्टेशन, आपके मोटरवे गिरवी रखे गए थे, ये हमने खत्म किए। आपके पीआईए को प्रॉफिटेबल इदारा बना दिया। वो पहले पीआईए के साथ स्टील मिल को फ्री दे रहे थे, पहली दफा पीआईए अपने जीरो लाइन पे आ गई है, जो खसारा है वो कम होता गया। और इस तरह दूसरे भी बहुत सारे इदारे जिनको आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, किसी की भी वो नहीं सुनते कि सिटिंग गवर्नमेंट उसने, हमारे बहुत सारी जगहों से हम हार चुके हैं, और या तो उनने हरवाया इलेक्शन कमीशन ने, या हमारी कोई कोताही हो सकती है, लेकिन इदारा आज़ाद है। आज नेब आज़ाद है। पूरी 17 साल में 200 अरब रुपए की रिकवरी की थी, आज नेब ने 490 अरब रुपए की रिकवरी की है। तो ये सारी वो कामयाबियां हैं जो 3.5 साल में हमने हासिल की है। अब 3.5 साल के साथ आप 70 साल का कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 70 साल के साथ आप 3.5 साल का कंपैरिजन करते हैं। चलें जी, 70 साल के साथ 3.5 साल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 74 साल हो चुके हैं, आगे उम्मीद की जा सकती है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह के काम हो रहे हैं, इस लिहाज से तो खान साहब की गवर्नमेंट को मजीद 6 साल और चाहिए कि वो मजीद काम करके दिखाएं और पाकिस्तान को लेवल पे लेके जाए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कुछ सियासत पे बात करते हैं। सियासी मुलाकातें होती रही हैं और सियासी मुलाकातों में अब कुछ बदलाव भी आ रहा है। कोई काफ लीग से मिल रहा है, कुछ नून लीग की मुलाकातें हो रही हैं, कुछ एमक्यूएम भी बीच में आ रही है। इस वक्त इत्तेहादी बड़े टारगेट हो रहे हैं। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? खटक साहब से ही पूछेंगे। जी खटक साहब, क्या समझते हैं, इत्तेहादियों को कोई तोड़ पाएगा? कोई नहीं तोड़ सकता। और जितनी मुलाकातें की है शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से, जो ये लोग बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे कभी उनकी चौखट पे, वो वहां झुक गए। जरदारी साहब वहां गए जिन्होंने कातिल कहा था, वो भी वहां चले गए। साहब ने भी कहा था कि चौधरी बिरादरान के हवाले से, कल भी प्रोग्राम में कहा था, लफ्ज रिपीट नहीं करूंगी, ये लफ्ज जरूर रिपीट कर सकती हूँ कि इनसे बड़ा सियासतदान कोई भी नहीं है। वक्त के साथ साथ सियासत में बदलाव आता है। वक्त के साथ साथ अगर आपके इत्तेहादी बदल गए तो फिर क्या होगा? वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि परसों जो एक तकरीब में मोना सलाई ने खान साहब को बोला कि अपने लोगों को बोला कि घबराए नहीं, हम जिनके साथ, वो चौधरी है जिनके साथ खड़े हो जाते हैं वो साथ नहीं छोड़ते, उनमें एक क्वालिटी है। अगर वो मुशर्रफ के साथ खड़े थे तो एंड तक खड़े रहे, सारे लोग भाग गए लेकिन वो खड़े रहे। उनके एक स्टैंड। एमक्यूएम भी कहीं नहीं जा रही है, एमक्यूएम हमारे इत्तेहादी है और इस शहर के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन है, कराची के लिए, और वो हमारे साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। सर, कहते हैं आज़ादी इज़हार राय पे कोई कदगन लग रही है, साथियों को पकड़ा वकड़ा जा रहा है, क्या है सिलसिला सर?
जो बात आप कह रहे हो मोहसिन बेग के हवाले से आप इशारा दे रहे हो, मैं एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। हमारे जो पाकिस्तान में जितनी सहाफ़त को आज़ादी है, 8 से 9 बल्कि 7 बजे से जो शोज शुरू होते हैं, रात 12 बजे तक शोज चल रहे होते हैं। किसी भी एंकर को या किसी भी तज्जियाकार को मना नहीं किया कि वो हुकूमत पे तनकीद ना करे, लेकिन अगर आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे इस किस्म की तनकीद करोगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। अब तो हमने अब जो एक नया कानून आ रहा है, जो लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में जो एमोजीज भेजते हैं, मिसाल के तौर पे हार्ट्स का एक एमोजी है या किस का एक एमोजी है या दिल है वो भेजते हैं, 46 लाख रुपए जुर्माना है और 5 साल सजा है। क्योंकि ये हैरेसमेंट बहुत बड़ा हो रहा है। व्हाट्सएप पे लोगों को ये मैसेजेस भेजे जाते हैं। खुल के बताएं, मोहसिन बेग वाले मामले को बात करते हैं। मोहसिन बेग ने जो जुबान इस्तेमाल किया, ये सहाफत की जुबान बिल्कुल नहीं थी। उसने एक पर्सनल अटैक किया मुराद सईद पे भी, और साथ में उसने ये बात भी बोली कि इससे ज्यादा मुझे चीजें पता है, अगर मैं बताऊं तो ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो इस किस्म के पर्सनल अटैक अगर आप किसी पे करते हो, तो आज मैं एक वाक्य आपको एक और सुनाता हूँ। हमारे सिंध के एक मिनिस्टर है, वजीर इंफॉर्मेशन है सईद गनी साहब। सईद गनी साहब के खिलाफ अपोजिशन लीडर ने तकरीर की थी। सईद गनी ने उसके खिलाफ डेफेमेशन सूट किया, उसके खिलाफ वारंट इशू हुए हमारे अपोजिशन लीडर के खिलाफ, और वो अदालतों को फेस कर रहा है। तो हालांकि उसमें इस तरह कोई चीज भी नहीं था। वो एक अपोजिशन लीडर है, वो बात कर सकता है, गवर्नमेंट पे भी तनकीद कर सकता है, लेकिन अगर वो बात हम करें कि उसको निशाना क्यों बनाया गया, तो आज मोहसिन बेग के हवाले से तो लोग बोलेंगे कि निशाना बना। अगर मोहसिन बेग ने कोई इस किस्म की बात की है, अदालतें आजाद है हमारे, अदालतों में जाएं। और हम ये कह सकते हैं कि मुराद सईद साहब ने पर्सनल बेसिस पे अगर कोई कंप्लेन की है उस पे हुआ, ये गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे एक बात करते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने भी तो कहा है कि बड़े राज दफन है। फिरदौस आशिक अवान माजी का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, गया, बस खत्म हो गए। चलें जी, फिरदौस भाई को सलाम। आगे चलते बहरहाल बहुत सी पार्टी से उनका ताल्लुक रहा और सीनियर हमारी सियासतदान है। आगे चलते हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, अपोजिशन के हवाले से स्पेशली है कि वो यहाँ पे उसके इत्तेहादियों को तोड़ देगी, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, एक पंजाब की बड़ी पुरानी एक अल्फाज लोग कहते हैं, चौधरी दे लारे ते लोग रह गए कंवारे। ठीक है जी। तो अब जो है ना, जैसे ही वक्त आएगा ना, तो देखिए हर एक जो भी यहाँ पे पार्टी में है, जिस पार्टी से भी है, उन्होंने अवाम के पास जाना है। इत्तेहादी का ये मसला होगा, जब वो जाएंगे तो लोग कहेंगे जनाब आप तो पीटीआई के साथ थे, आप हुकूमत का हिस्सा थे, अगर महंगाई हुई तो आप भी जिम्मेदार हैं, अगर हुकूमत में किसी तरह से तरक्की नहीं हुई तो आप भी जिम्मेदार हैं। तो या तो ये फैसला करेंगे कि जनाब हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई कम कर दिया, चीज़ें सस्ती हो गई, अवाम बेइंतहा खुश है, आने वाले दिनों में अवाम जी भर के तो मतलब अपना हिस्सा डालेंगे, वोटिंग करेंगे, कहेंगे पीटीआई, तो तमाम लोग इत्तेहादी उनके साथ चले जाएंगे। मगर हकीकत बरअक्स नजर आ रही है। हकीकत तो यह है कि लोग महंगाई के शिकार है, और ये खान साहब खुद कह रहे हैं। अच्छा, खान साहब के साथ मसला शुरू से ये रहा, उनके पास कोई अच्छी इकोनॉमिक टीम नहीं आई। देखिए, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है ना, 40 साल तक बैंकिंग का काम करते रहे और उनको बना दिया इकोनॉमिस्ट, और इनके जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो पीएचडी है इकोनॉमिक्स में और उनको बना दिया बैंकर। तो अब आप सोचिएगा, जो बैंकर को आप इकोनॉमिस्ट बना देते हैं और इकोनॉमिस्ट को बैंकर, तो मुल्क का क्या हाल होगा? सर, ये तो पूरे मुल्क में चल रहा है। देखिए, यही वजह आज तक स्टेट बैंक के गवर्नर कभी कामयाब नहीं हुए। सर, ये पूरे मुल्क का निजाम है। मोहसिन बेग की इतनी बातें हो रही है, लेकिन मोहसिन बेग की भी आप हिस्ट्री देखें तो साफ ही तो अब देखें, यही मैं कहता हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमारे मुल्क का, आपने सही कहा, मसला यही होता है कि जनाब क्या हुआ, रेलवे की वजारत से यार तुम तब्दील होकर इंटीरियर में चले जाओ। उसने सारी जिंदगी कई सालों तक अपनी प्रोफेशनलिज्म, काफी एक्सपीरियंस रहा रेलवे में, आप उसको इंटीरियर में डाल देंगे। फिर मालूम पड़ा जनाब आप जो है बड़े अच्छे वकील हैं, मीडिया में है, सब कुछ है, आप वजीर बन जाए साइंस के। तो ऐसी चीजें जब होंगी तो फिर यही होगा ना जनाब, जिस तरह मईशत को देखें, मैंने अगेन कहा, इकोनॉमिस्ट के माने क्या होते हैं। आप अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के माने क्या, वकील है तो वकील साहब से अच्छा तो मुझे नहीं आता होगा ना, जो वकालत की जो जबान है, जो वकील जो इस तरह कानून को समझता है। अब आप मुझे वकील बना दें,
या मुझे इनका मिनिस्टर बना दिया, मैं इनको कैसे गाइड करूंगा? देखिए सर, इस वक्त तो आप लग रहा है कि अगर आप केस लड़ने खड़े होंगे तो काफी कामयाब हो जाएंगे। खटक साहब की तरफ चलते हैं। खटक साहब, तरीन ग्रुप के हवाले से क्या कहेंगे? अपोजिशन के हवाले से तो आपने बता दिया, तरीन ग्रुप के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं, इशाइये भी हो रहे हैं, मीटिंग्स भी चल रही हैं। क्या होगा अगर टूट गए ना तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा? तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और रहेगा, कहीं वो नहीं जा रहा। वो हल्के फुल्के पटाखे छूटते रहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और रहेगा। जितनी भी लोग हैं, पहले भी जब खान साहब पे एक ऐसा वक्त आया तो सब लोगों ने वोट दिया था, अब भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देगा। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिससे कोई इतनी बड़ी अच्छा, किसी न किसी development हो तौर पे सके। इस वक्त तो बिल्कुल इससे हटके कि मुझे लग रहा है कि हर कोई खान साहब को प्रेशराइज भी कर रहा है कि जी सियासी तौर पे प्रेशराइज, उनके अपने लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। आपके एमएनए टूट गए तो जाहिर सी बात है उनकी कोई गिनती नहीं जा रहा। मुकम्मल हो जाएगी। कोई नहीं जा रहा। पहले वो कह रहे थे कि 22 लोग हमारे पास हैं, वो एक कहते हैं बंदा- 50 लोग हमारे पास हैं। हमारा एक पंजाब का एक जिले सतह का वर्कर, हमारा वाइस प्रेसिडेंट किसी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, वो गया तो शहबाज शरीफ ने अपने पास बुला लिया। एक हमारा जो छोटा वर्कर भी अगर इस तरह जाता है तो शहबाज शरीफ बड़ा एमएनए जाए तो भौचाल आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई भी बंदा जाए, ऐसा कुछ नहीं तो है। सर इतना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों है? डरा रहे हैं खाली? नहीं, कोई नहीं डर रहा। जब हम फौज और गवर्नमेंट एक पिच पे है, और फौज ने पहले भी वादे किया जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी कि हम जमहूरी हुकूमत के साथ हैं। आज इमरान खान है तो वो भी जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं। बड़े मजे की बात की है, कल भी एक आपके पार्टी के साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि फौज और हुकूमत जो है वो एक पेज पे खड़ी हुई है। फौज साहब मना करती है, हमारा कोई ताल्लुक वाल्लुक नहीं किसी भी सियासी जमात से, हम ये नहीं कर सकते। और इस बात पे पीटीआई की गवर्नमेंट हमेशा खुश होती है कि जी फौज हमारे साथ है। तो फिर फौज का क्या किरदार है? नदीम बाकी मौलवी साहब, ये सवाल तो जरूर रेज होता है कि जो कहा जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट और वर्कर्स की तरफ से जी फौज हमारे साथ है, फौज तो हाथ उठा लेती है ना, हम तो किसी सियासी पार्टी के साथ है ही नहीं। तो क्या क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, फौज कभी भी किसी पार्टी के साथ न थी, न है, न रहेगी। ठीक है, आपकी फौज जो है ना वो आपकी सरहदों को महफूज करती है। जब आपके यहाँ तक के बारिश भी आता है, आप खुद ही फौज को बुलाते हैं कि जनाब सैलाब आता है, तो आप खुद ही बुलाते हैं। और जब वो आके अपना सारा काम कर देते हैं, और अक्सर ये देखा गया 70 सालों में जब कभी कोई मसले मसाइल आते हैं तो हमारा एक ही नाम जो है ना इल्जामात के लिए डाले जाते हैं, फिर तरदीद की जाती है, फिर माजरत की जाती है, जबकि फौज ने हमेशा से कहा है कि हम न्यूट्रल वे में आ रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जनाब के आगे आने वाले दिनों में हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज इमरान खान साहब ने किया है। तो देखिए, जो चीज किया है उसको मैं बता दूं। जैसे इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीफ करनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप को। उन्होंने देखें जो चीजें अच्छी की हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को अब मेरे ख्याल से तो जो अवार्ड देना चाहिए था तो शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले नंबर पे। उन्होंने चीन से ताल्लुकात अच्छे करें, ठीक है जनाब, तुर्की से कर रहे हैं, रशिया, आप देखें रशिया से ताल्लुकात, इस हवाले से कि सोचा जाए इस हवाले से। देखें रशिया से ताल्लुकात, आप दुनिया में 3 ताकतवर मुल्क हैं, वो है अमेरिका, चीन, रशिया। चीन से तो आपके पहले ही ताल्लुकात थे, मजीद और अच्छे ताल्लुकात किए। इसका मैं सरचश्मा जो है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को दूंगा। रूस के साथ कांटेक्ट करना, फिर एक ब्लॉक बना देना, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया। देखिए, ईरान और सऊदी अरेबिया से दोस्ती करना हमेशा इस मुल्क के लिए मुश्किल होता था, क्योंकि जहां हम सऊदिया से करते थे तो ईरान नाराज, ईरान से करते थे सऊदिया। मगर इस हुकूमत ने अच्छा काम किया कि देखें जो अच्छा काम किया कि इन्होंने हर लेवल पे तमाम मुल्कों को लेके चले। गैस पाइपलाइन का भी गैस पाइपलाइन का देखिए, डैम बन रहे हैं जो 10 साल बाद इस मुल्क के लिए फायदा होगा। मगर अगर हम मौजूदा पोजीशन में मईशत की बात करते हैं, मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इनके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान था ना। तनकीद से क्या क्या करना चाहिए, क्या करें? अब इनको चाहिए, देखिए जैसे इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अच्छा डेवलपमेंट किया इंटरनेशनली, अब इनको चाहिए एक नया इकोनॉमिक टीम लेके आए। कहते हैं ना देर सही मगर आ तो गए ना। अच्छा, अब इकोनॉमिक टीम अगर अच्छी आएगी तो वो आगे आने वाले दिनों के खतरात को कंट्रोल कर लेगी कि अगर ऑयल जो है मजीद ऊपर चले जाएगा तो क्या एक्शन लिया जाए। इनको ऑयल कमेटी बनानी चाहिए, पीएसओ से बात करनी चाहिए कि जनाब आप पहले से हमें फोरकास्ट दिया करें, आप हमें इंडिकेट करें किस तरह से स्ट्रैटेजिक बाइंग किसे कहते हैं, हम स्ट्रैटेजिक प्लान क्या बनाएंगे, हम रिजर्व्स किस तरह करेंगे, हम ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल क्या मैकेनिज्म, हर चीज इमरान खान साहब को चाहिए कि पूरी टीम लेके आए
और इकोनॉमिस्ट को बिठाएं और बताएं कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इस रिसोर्सेज के अंदर हमने अनफोर्सीन्स भी देखने हैं, हालात को पहले के भी देखने हैं, और फिर इस मुल्क में महंगाई कम करने के लिए मैकेनिज्म होता है। देखिए बगैर मैकेनिज्म हम कह रहे हैं बड़े खुश होते हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, मालूम पड़ा जो कीनू हम लोग जो 100 रुपए का ले रहे थे वो 300 रुपए का होगा। क्यों? जो अच्छे वाले कीनू है वो तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, हम हमारे अपने कीनू क्या हो गए जो सड़े हुए गले हुए वो हम ले, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि हमें अगर हम जो एक्सपोर्ट ज्यादा हुई थी वो हमारे ही और खाना फिर बाहर जा रहा है। अच्छा फिर जब यहाँ पे कीनू कम होगा तो कीनू वाला यहाँ कीमतें बढ़ा देगा, चावल भी तो जा रहा महंगाई इधर ज्यादा हो जाएगी। आप चावल जो है ज्यादा एक्सपोर्ट चला जाएगा, मेरे पास चावल नहीं होगा, दुकानदार क्या करेगा? चावल महंगा कर देगा, तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ हर चीज महंगी होते चले जाएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं और एक्सपोर्ट हम ज्यादा हो खुश गई। हो। अच्छा एक्सपोर्ट से फायदा कौन उठाएगा? 4 सेठ जो 4 या 6 या 20 सेठ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अमीर से अमीर तर होते जाएंगे, क्योंकि उनके कारखानों में जो तनख्वाहें वो वही रहेगी, मगर तनख्वाह पर पेपर पे नजर आएगा कि जनाब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, मगर वो एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारी चावल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। जो जो चीजें हम बेच रहे होंगे उनकी कीमतें शॉर्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट भी शॉर्ट होगा, कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो हम मैकेनिज्म होना चाहिए। ये जो मनी फ्लो है, ये जो अगर स्टेट बैंक बैठे हुए हैं, मनी फ्लो जो होता है वो रोटेट होता है, सब हाथों से पैसे निकले, चंद हाथों में पैसे आएगा तो आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इकबाल सांद साहब पीपल्स पार्टी से अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सियासी सूरत हाल पे बात हो रही है, महंगाई पे भी बात हो रही है। सबसे पहले जो है आपसे स्पेशली सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं, क्योंकि आप पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, बड़े आप वो बात कर रहे होते तनकीद पे। ये जो बात हो रही है कि जी अपोजिशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा बूस्टअप है। एक तरफ आपके बारे में ये भी कहा जाता है, तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं ये तो हमारे बैकडोर पे पार्टनर है। ऐसा कुछ सीन है आप लोगों का क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथियों का, देखने वालों सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, तहरीक इंसाफ कह रही है कि बैकडोर हमारे राब्ते पीपल्स पार्टी से हैं, तो फिर इनको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। खान साहब हर जगह किसी भी इवेंट में जाते हैं, जो है वज़ीर आज़म के होते हुए जो है वो अपने आप को अपोजिशन डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं जनाब, कि मैं बाहर निकल के तो बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, मैंने जलसे जुलूस शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वज़ीर आज़म होगा जो हुकूमत में होते हुए जलसे कर रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी जाने की तैयारी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी करी है, जो महंगाई के खिलाफ अवामी मार्च का ऐलान 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कराची मज़ार कायद से जिसका इफ्तिदा करेंगे, तो पीपल्स पार्टी उसकी तैयारी में। और अभी जो मैं लेट हुआ वो भी उसी सिलसिले की एक मीटिंग में मौजूद था। हम अपनी तैयारियों में लगे हैं, देर से आने के लिए भी माजरत चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि भुखलाए हुए हैं, कुछ भी कहें हम सुन लेते हैं। ये 27 तारीख को जो होगा इसका बेसिकली एजेंडा, फिर इस्लामाबाद जाके क्या करने वाले हैं आप? देखिए, इस्लामाबाद हम मार्च करेंगे। मार्च में हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम वहाँ जाके पार्लियामेंट पे हमला कर दें, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम पीटीवी पे घुस जाएं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की गैलरियों जो है वो ग्रिल्स पर जो है वो शलवारें धो के लटका दें, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, और जमहूरियत में एहतजाज भी होते हैं, मुजाहरे भी होते हैं, मार्च भी होते हैं, धरने भी, तो सब कुछ होता है। लेकिन वो सब कुछ जो माजी में हुआ, कोर्टों पर हमले भी हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं आया कि पीपल्स पार्टी ने कुछ तरह का अमल किया हो। देखिए, वो तो डिपेंड करता है, हो सकता है इस्लामाबाद जाने से पहले ही हमारा काम हो जाए, पहुंचने से पहले हो जाए हमारा काम। इशारा मिल गया, इतना कॉन्फिडेंस? देखिए, इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशारा आवाम की ताकत है। और ये 27 फरवरी को जब नबील कपूर साहब ने कहा कुछ तो है, अभी सामने नहीं लेके आ रहा हूँ। अब आप तो नबील साहब भी बता सकते हैं। देखिए, वो तो नबील कपूर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा जरूर हैं, लेकिन तर्जुमान नहीं है पीपल्स पार्टी के। मैं भी तर्जुमान नहीं हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। तो मेरी राय तो ये है कि जब अवामी मार्च सड़कों पर होगा तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की टांगें तो कांपती है ना, ऐसा तो नहीं है। महंगाई कम हो जाएगी इससे। देखिए, महंगाई के खिलाफ अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान की आवाम हमें माफ करेगी? हमें तो नहीं माफ करेगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की इस वक्त वाहिद सियासी जमात है जिसने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ भी मुजाहरे किए, जिसने महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए, जिसने मसनूआत की जो किल्लत है उसके खिलाफ भी मुजाहरे किए, किसानों के साथ जो दरपेश मसाइल हैं उसके खिलाफ भी मुजाहरे किए। तो पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने उस इश्यूज पर मुजाहरे किए। और यकीनन पीपल्स पार्टी ने हमेशा से महंगाई के खिलाफ जरूर बात की होगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये कराची में जो बिजली के मसाइल होते हैं इस पे सबको क्यों चुप लग जाती है। ब्रेक के बाद कुछ और सियासी मसाइल पे ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी खान जमान खटक साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल। इकबाल साहब ने जो बात की मार्च के हवाले से, जिन ट्रैक्टरों पे मार्च कर रहे हैं उस पे नैब का केस चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो ट्रैक्टर जिम्मेदारों को दिए महंगे ट्रैक्टर, उस पर नैब की इंक्वायरी है।
ऐसा ना हो कि ये ट्रैक्टर कहीं सारे जब्त ही ना हो जाए इनके, वो ट्रैक्टर जिनमें ये लोग जा रहे वो हैं। तो ये कह रहे हैं कि जाने से पहले मसला हल हो जाएगा। आप ये तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर ही ट्रैक्टरों जब्त करवाने की समेत बात जब्त कर रहे हो हैं। जाएगी। खान जमान भाई शायद समझे ही नहीं मेरी बात को। ट्रैक्टर की जो मार्च हुआ था वो किसान रैली थी, उसमें ट्रैक्टर आए थे जो किसान यूज करते हैं। तो इस रैली में ट्रैक्टर का कोई काम नहीं है। इसमें इंशाल्लाह वर्कर होंगे आएंगे, बड़ी तादाद ट्रैक्टर में भी होंगे। आएगी। अच्छा क्या होगा सर? बहुत बड़ी तादाद में अवाम में पाकिस्तान क्या वापस कहिएगा, क्या होगा क्या इसमें? क्या बहुत कुछ होगा। ट्रैक्टर के अलावा बहुत कुछ होगा। नहीं नहीं, एक वो गाड़ी का बाड़ों नाम से लिया आगे था, नहीं बोले जाएगी। सर। गाड़ियां भी होंगी, कौन सी गाड़ी अपनी होगी सर? ट्रांसपोर्ट होंगी, अपनी कार्स होंगी, जीप्स होंगी। इस तरह लोग अपनी अपनी काश ट्रांसपोर्ट के में सुन जाएंगे। लिया हो किसी ने कि इन्होंने क्या कहा था। एनीवे आगे चलते हैं। भाई कौन है? अगर मैंने कुछ कहा तो जरूर कैमरा ने रिकॉर्ड किया होगा। जी जी ठीक है, मैं तो ये कह रही हूँ कि सुनने वाले उसको सुन लें और YouTube पे भी वापस जरा बार बार सुनिएगा। एक लफ्ज उन्होंने हल्के से कहा था, वो अगर वापस आ जाए तो मैं तो नहीं कहूंगी। लेकिन ये मुझे बताएं कि इतना आप जो लेके जा रहे हैं, ठीक है आपने कहा ये टारगेट जो आप ये कह रहे हैं पहले ही मसला हल हो जाए, ये पहले मसला कैसे हल होगा? सवाल मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में खड़ा हुआ है, क्या आपकी गवर्नमेंट आके इन मसाइल को हल कर सकती है? क्या आपकी गवर्नमेंट आके पेट्रोल के प्राइस को कम कर सकती है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में आज पेट्रोल क्या $1 फी बैरल है, आप किसको पता है? आपको पता है क्या डॉलर है? इस वक्त है 93 ओके डॉलर ओके, मैं अच्छा बात सुनिए, आप बड़ी गौर से सुनिएगा। 96 से मैं वापस आपको बता चलूं मौलवी साहब, खुदा की कसम, पेट्रोल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी जब 2011-12 के अंदर पेट्रोल 135-130 डॉलर फी बैरल होता था और पेट्रोल 100 के अंदर अंदर कभी 90, 95, 97, 98 रहता था। और आज पेट्रोल जो है 93 डॉलर फी बैरल है और 160 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। ये तो कहते थे कि जब भी डॉलर में इजाफा 1 रुपए का हो तो समझ लेना हुक्मरान चोर है। मैं मानता हूँ खान साहब की अच्छा बात। सर, 120 महंगाई रुपए डॉलर पे हो चला जाता है, ठीक है पेट्रोल, आप क्या करेंगे? आपकी सर पार्टी क्या 135 करेगी? रुपए 135 डॉलर फी बैरल था पेट्रोल, तब 120 पे नहीं गया और आज तो इनकी नाहली नालायकी है क्या 93 डॉलर फी बैरल पेट्रोल है और पेट्रोल 160 रुपए लीटर है। तो ये तो आप देखें ना, अवाम को ये चीज नहीं समझ आती कि जनाब अली डॉलर की क्या कीमत अच्छा है। सर, अभी IMF के कर्जे भी है ना अभी तो सर पे, जो कि इनको नहीं लेने थे, बेचारों को मजबूरी में लेने पड़ गए। इन्होंने मजबूरी कुछ थी भी ना, नहीं करना था, सब कुछ कर लिया। ठीक है, नहीं मजबूरी में लेने पड़े ना। 8 महीने बाद गए, वो भी एक गलत किया कि पहले ही चले जाना चाहिए था, पहले ही मान लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब तो वो भी है, तो क्या फिर भी महंगाई नहीं बढ़ेगी आपकी देखिए गवर्नमेंट बात यह है कि हुकूमतें अभी जो पोजीशन जमाते हैं, इनकी नाली और नालायकी को जो उजागर करने के लिए सड़कों पे निकल रही हैं। अब अदम एतमाद की तहरीक के लिए भी देखिए आप ग्राउंड बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते हैं। अब अगर हम इस स्टेज पर भी इनके खिलाफ ये बात ना करें तो कल आप अवाम में लोग पाकिस्तान फिर में, नहीं एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज, अपनी बारी में बोलिएगा। जिस तरह अभी या आप गिलानी साहब नहीं आए कर लें थे, कर आप फिर लें नहीं कर लें आएंगे। बात कर लें, आप बात कर आदम लें। एतमाद में आप नहीं आएंगे। जी बोलिए 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 सर, बोलिए। आप गिलानी करें साहब बात। वाला भी नहीं नहीं, इनको बात करने दें, ये आए मेहमान दूर से आए शायद। नहीं दूर की बात नहीं है, गिलानी साहब भी नहीं आए थे और अगर अव्वल तो अदम एतमाद आ नहीं सकता। मैं अपना माइक बंद कर देता हूं। अगर आएगा भी तो पीपल पार्टी के बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। सर बात करें आप। हो गई, कंप्लीट हो गई, इजाजत है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। शायद सिखाया नहीं है तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को। बहरहाल बात यह है कि देखें, ये समझने की जरूरत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और आईनी तरीके से इनको घर भेजने के लिए तैयार है। अगर इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, अगर पीपल्स पार्टी भी इस पर बात ना करे, पीपल्स पार्टी इस पर एहतजाज ना करे तो क्या करे? पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ खड़े रहना है, अवाम के दुख दर्द के साथ खड़े रहना। मसला हल हो जाएगा तो वो क्या मसला हल देखें होगा, बात कैसे ये होगा? हो सकता है एजेंडा लेके गए अवाम को गैज़ो गजब जो है इनको घर जाने पर मजबूर कर दे। अच्छा, अवाम का गैज़ो गजब आप देखेंगे 27 तारीख को जिस तरीके से कराची से लोग निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल होगा वो आपको नजर आ जाएगा। फैसला मेरे ख्याल है कि जाने से पहले मुझे तो होता हुआ नजर आ रहा है। और इन बिटवीन अगर अदम एतमाद की सूरत हाल डेवलप हो गई, नंबर्स गेम पूरा हो गया तो मे भी वो हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी अवाम के को जो महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया है उसके लिए अवाम के साथ है और हम अवाम की आवाज बुलंद करते रहेंगे। देखें हुकूमत का जाना ना जाना, घर भेजना, कोशिश करना अपोजिशन का काम है, वो हम करते हैं और करते रहेंगे। चलें जी, नदीम बाकी मौलवी साहब। देखें, ये मैं काफी महीनों से ये सियासी मंजन जो मिल रहा है आवाम को, 31 चाहे वो दिसंबर वाला, PTI से ले 31 लें, दिसंबर वाला। पीपल्स पार्टी से ले लें, तमाम ग्रुप जो है ना, क्या आवाम के लिए कर रहे हैं? आवाम के लिए अगर करना है तो पूरा सूबा इनके हाथ में। अगर जो लिस्ट आती है ना, कमिश्नर लिस्ट, सिर्फ उसी के मुताबिक अगर चीजें बिकने लग जाए तो 30%, मैं आज दावे के साथ लिख के देने को तैयार हूं, 30% सिंध में महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि 30% ऊपर कमिश्नर लिस्ट से चीजें बिक रही हैं। आप जाके देख लें। और हमारे जो कंज्यूमर एसोसिएशन वाले हैं
वो सारे उन इदारों के साथ बड़ी बड़ी होटलों में एडवर्टाइजमेंट लेके उनको दावतें देके अवार्ड्स दिए जाते हैं। हमारे यहाँ सिंध के काश इतनी अगर चीजें अच्छी होती तो फिर पंजाब वाले कहते हैं हमें भी सिंध जैसा बना दो, फिर केपीके वाले भी कहते क्योंकि हैं। आप लोगों से मैंने प्रोग्राम में पहले भी बात की थी, एक बार साहब को मौका नहीं मिला, थोड़े से बात का जवाब लूंगी, उसके बाद मैं खटक साहब की तरफ आऊंगी। ये खासतौर पे आपकी हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे इल्जाम लगता है कि सिंध में महंगाई ज्यादा है। अभी भी इन्होंने ये बात की, हम खुद भी सिंध के रहने वाले हैं, कहीं चेक एंड बैलेंस होता है इस हवाले से? किसकी जिम्मेदारी है सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वाकई ही पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है तो मैं मौलवी साहब की बात सर मैं मौलवी साहब, सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। इसको आप पाकिस्तान से अलग क्यों काउंट करते हैं? इसमें डॉलर 90 रुपए का नहीं है, इसमें भी डॉलर 190 रुपए का है, 180 रुपए का है। सर सवाल ही पैदा होता है, मैं एक दुकान में जाती हूँ 140 की चीनी मिलती है, दूसरी दुकान में जाती हूँ 110 की मिलती है, तीसरी दुकान में 90 रुपए की चीनी मिलती है। ये चीजें कौन कंट्रोल करने वाले? सर एक छोटी सी बात है, अवाम के हक में बात कर रही है। मेरी बात सुनो, बात आपकी दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं कहीं दुकानदार मुनाफाखोरी करते हैं। इस पे कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर हजरात कार्रवाइयां भी करते हैं। अगर इसका एविडेंस चाहिए तो आपके ऑफिस के सामने डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, सुबह अपने एक नुमाइंदों को भिजवाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर डेली महंगाई पर कितने चालान करते हैं, आपको तफसील मिल जाएगी। बात तो यह है ना कि सिंध हुकूमत जो है इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई न करती हो। अगर आपको चालान की लिस्ट, तवील लिस्ट न मिले डेली बेसिस पर, फिर आप कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में जुर्माने नहीं करती, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। देखें, बाहैसियत कौम हमें अपने आप को सोचना है ना कहीं मैं भी कोई कारोबार करता हूं, कहीं ना कोई मौलवी साहब भी कोई काम कारोबार करते होंगे, इसी तरह कहीं ना कहीं कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है। अगर हर शख्स ये सोच ले कि मैंने अपना जायज मुनाफा लेना है तो शायद हम ये गालम गलोच जो हुकूमतों पे करते हैं ये ना करें। लेकिन उसूली तौर पर तो पाकिस्तान में जो महंगाई, दुनिया की किसी भी मुल्क में जो महंगाई होती है वो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, वो किसी एक पिलर की जिम्मेदारी नहीं होती। चले जी, ऑन स्क्रीन में ये कहती हूँ कि कराची में ही सिर्फ 10 डिपार्टमेंट स्टोर, जिस इदारे की बात करें कमिश्नर ऑफिस वाली विजिट कर ले, आपको हर डिपार्टमेंट स्टोर में अलग रेट मिलेंगे और फिर ये चालान मुझे बताइएगा कितने हुए और कितनी रिश्वतखोरी हुई। ये भी जो है वो सूबाई हुकूमत को देखने की जरूरत है कि कहाँ क्यों हो रहा है ऐसा, डबल चेक होना जरूरी है। अगर कमिश्नर जो चालान ये कह रहे हैं ना सिर्फ रमजानों के बराबर भी कर देना तो भी महंगाई कम। ये रमजानों में एक सीजन होता है जिसमें कमिश्नर साहब आपको हर जगह नजर आएंगे, मगर उसके बाद वही होता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप जाएं, इन्होंने ना कमिश्नर ऑफिस नजदीक है, मैं कहता हूं आप जिस इलाके में जाएं मेरे साथ चलें कैमरा लेके, जो रेट कमिश्नर लिस्ट लिखा हुआ होगा, अगर 100 में से तकरीबन 90% लोग उस रेट पे नहीं दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसको मैं ठहराऊं? चलिए जी आगे चलते हैं। खटक साहब कुछ कह रहे थे आप पीपल्स पार्टी के हवाले से, और खास तौर पे आपने कुछ गिलानी साहब के हवाले से बात कर रहे थे आप। जी, गिलानी साहब की बात हो गई। जहां तक कराची की बात की और पीपल पार्टी की बात की शान साहब ने, कराची में, सिंध में, मैं पूरी सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध में आटा 75 रुपए किलो है और पंजाब में 55 रुपए है। ये कह रहे हैं कि महंगाई हम खत्म करेंगे। सिंध में तो गंदम चूहों ने खा लिए, पता नहीं कौन से चूहे हैं वो। सिंध में तो कुत्ते काटने का वैक्सीन ही नहीं मिल रहा। कौन सी ये उसकी बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जाएंगे और ये कर लेंगे। सिंध में जो महंगाई है और एक यहाँ पे जो मसनूई महंगाई बनाई है, यहाँ के आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, सामने रजिस्ट्रार ऑफिस है, इकबाल साहब को मैं दावत देता हूँ, कितना करप्शन चल रहा है वहाँ पे। कराची की जितनी भी करप्शन करने की दावत दे रहे हैं? नहीं, करप्शन की नहीं दे रहा हूँ, आपको दिखाने की। आपने कहा दावत दे रहा हूँ, करप्शन कर रहे हैं? नहीं, करप्शन ना करें। आप वहाँ जाएं, आप एक जिम्मेदार हो। मैं तो रोज यही होता हूँ। आप इनके सिर्फ हालात देख रहे, ये सामने सर मैं यही होता हूँ, यही होता है। आपको पता है कितना एक रजिस्ट्रार, ये तो कह रहा हूँ सुबह आ जाए ना आप। बिल्कुल, आप सुबह आ जाए, आप कैमरामैन साथ भेजिएगा। कैमरामैन से वो तो फिर चुप हो जाते हैं ना। यहाँ पे आप एक साइल बन के आ जाएं, साइल बन के, और आप एक फाइल ट्रांसफर करने की बात करें कितना आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पीपल पार्टी कर रही है, लेकिन इदारे जब करती है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। इदारों को चाहिए, मैं आपको बताऊं, इदारों को चाहिए कि इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन में तरक्की कर ली है इन 3.5 सालों में। अच्छी कही कि जिम्मेदार हुकूमत होती है। अब चाहे कोई कुछ भी करे ना, अभी भी खान साहब साइनिंग अथॉरिटी है, जिम्मेदार हर बात के लिए है। सना मुझे बात है, पाकिस्तान ने तरक्की की करप्शन में, यहाँ नीचे गया है। 140 नंबर पे आ गए सर। इसका जवाब 124 इसका जवाब दे दें। तहरीक इंसाफ जो साफ और शफाफ चली थी, कहाँ चली? उसका जवाब ये है कि कोरंगी से अरबों रुपए जो निकल रहे हैं वो भी पाकिस्तान में है।
सिंध में जो गंदम चोरी हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान से बाहर नहीं है, ये पूरी, जब आप 1200 अरब रुपए, 1200 पाकिस्तान का 60% पंजाब है, पाकिस्तान का 60% पंजाब है, 10% केपी के, 10% बलूचिस्तान है, 80% आपके पास है। आपके पैसे दुबई जाएंगे तो जाहिर बात है कि कैसे चेंज करो यार, आएगा, कैसे चेंज करो, नहीं बात करो। सर कौन भेज रहा है दुबई? भेजने वाले भेज रहे हैं। अच्छा ये क्या कर रहे भेज रहे हैं हैं। सर, एक मिनट, ये कह रहे हैं हम चोर हैं जी, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ जी, हम तो खा गए, लूट गए, करप्शन। इन्होंने निकाला क्या 3.5 साल में? 3.5 साल में नैब ने 490 अरब रुपए, क्या 490 अरब रुपए रिकवर किए। निकाला, बाकी कुछ नहीं 490 अरब रुपए आप देख लें कितना रिकवरी हुई है। इन्होंने शहजाद अकबर निकाला, एक शहजाद और अकबर कुछ की नहीं बात निकाला। नहीं है। आप पाकिस्तान 490 करप्शन अरब में ऊपर रुपए, चला गया। 490 अरब रुपए आपने 17 साल में 200 अरब रुपए की रिकवरी नहीं की थी, हमने 3.5 साल में 490 अरब रुपए की रिकवरी की है। नैब पाकिस्तान का इदारा है ना। इकबाल खान साहब, ये तो आपके नहीं, आपके नैब को आपके सही सरबराह लाइन ये पे डाला कहते हैं कि तनकीद सुनने को हौसला नहीं है तो सियासत करना छोड़ दी जाए। तो आपके रहनुमा ने ये बात की है, तो आपके लीडर ने बात की है, ना करें ना फिर आप तो तनकीद का जवाब तो दूंगा ना, मैं सुन तो रहा हूँ। चले जी, हम तो वोट जितनी ये तनकीद बर्दाश्त करते हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता। वोट ये खरीदते हैं, वीडियो इनकी अच्छा, आप आती कब दिख रहे है, हैं? वीडियो इनकी आती है, गिलानी साहब के बेटे वोट खरीद रहे होते हैं और इल्जाम हेलीकॉप्टर और जहाज भी चल रहे होते हैं। पंजाब के लिए जहांगीर तरीन के जहाज बहुत उड़ते थे, सुना दो इन पे। जहांगीर तरीन साहब भी जहाज बहुत उड़ते थे, अभी कुछ नहीं पता, जहाज बहुत उड़ उड़ के जा रहे हैं। पेटियां जाती थी, MP MNS पेटियों की शक्ल में जहाज में जाते थे, वो आप ही लेके जाते थे। पार्टीज का वतीरा रहा है, सिर्फ हम तरीन साहब को नहीं कह सकते। तो फिर आप देखिए ना, तो फिर इनको सूट नहीं करती बात, आप भी अदम एतमाद बचा सूट नहीं करती। सवाल लेके गए थे सबको, वो आपको याद नहीं होगा, सूट नहीं करती बात। अदम एतमाद की तहरीक आई थी, सब हवा में बात ना करें यार, हवा में बात ना करें। पुराने हवा में बात नहीं नहीं है ये। अच्छा इकबाल साहब, मैं ये भी नहीं तारीख का हिस्सा है कि कभी भी आप 160 वोट भी पूरे नहीं कर सके, और हमेशा एक गिलानी साहब पे एक तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपनी पार्टी से ही वो सर, जगह हम तो एम्पायर का न्यूट्रल होने का इंतजार कर रहे हैं बस। और अच्छा, हमें फिर एम्पायर की बात आ गई, जबकि एम्पायर ये कह रहे हैं कि मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि एम्पायर न्यूट्रल हो रहे हैं, नाम भी हमें बता ये दे। महसूस हो रहा है। नाम भी बता दें आप रोटी को चोची थोड़ी बोलते हैं, आपको सब पता है। आप बता देना। खट्टर साहब ने आप बड़ी यार अच्छी बात बता की दें थी, एम्पायर कौन अपोजिशन है। के हवाले से बड़ी अच्छी बात की थी कि वहां पे अगर एक निचले लेवल का जो है कारकुन भी, छोटा कारकुन भी, अगर वहां पे कहीं पता चल जाए शहबाज शरीफ साहब को कि वो वहां पे आए हुए हैं, तो उसको भी बुला लिया जाता है और ये कहा जाता है कि इनके MNA हमारे साथ हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ये अजम्पशंस पे चल रहे हैं कि जी अच्छा, ये इनको घबराहट किस बात की है? क्या चीज, इनको घबराहट किस बात की है? अच्छा। सियासी लोग तो मिलते हैं आपस में, इनके इत्तेहादी मिल रहे हैं ना। देखें, चौधरी शुजात के घर अगर गए तो उन्होंने वेलकम किया तो गए ना। MQM तो खुद चल के गई, काफ लीग के पास भी गई, नून लीग के पास भी गई। MQM तो इनके इत्तेहादी है। आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या कर रही आपने है? एम्पायर की बात की, मैंने पहले इशारे की बात की थी, इसका मतलब कुछ आपको मिले, क्लू मिले आपको? देखिए, एम्पायर ने यकीन दिलाया कि मैं न्यूट्रल हो गया हूँ। अच्छा। बात यह है कि मैं न्यूट्रल हो गया हूँ एम्पायर, और जब वो एम्पायर न्यूट्रल हो गए तो लोग, आपने देखा होगा कि लोगों की मेरा मुलाकातें ख्याल भी है कि शुरू हो प्रोग्राम गई। में थोड़ा वक्त है, वरना मैं कहती है प्रोग्राम ही खत्म करो जनाब। जी जी जी। तो देखिए ना, अब जब उन्होंने न्यूट्रल होने का इशारा दिया है तो लोगों की मुलाकातें भी शुरू हो गई, वरना तो पहले लोग मुलाकात करने से भी डरते थे। तो अब मुलाकातें हो रही हैं, इट मींस कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। वो बेचारा जिसका दिल करता है मुलाकात कर रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी आवाजें आ रही हैं, MQM से भी आ रही हैं, काफ लीग से भी आ रही हैं, और हम तो वैसे ही अपोजिशन कर ही रहे थे। तो अब तो इनको अपनी सफों में देखना पड़ेगा कि कितने दिन ये स्टैंड करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल परेशानी तो शुरू हो गई है। चले जी, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा नदीम बाकी मलिक मैं साहब। समझता हूँ, देखिए जी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अभी मुराद अली शाह साहब ने रोबोटिक सर्जरी के लिए भी बड़े अच्छे काम किए और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमें एज अ पॉजिटिव वे में मुल्क के लिए और आवाम के मसले मसाइलों के ऊपर काम करना चाहिए। आखिर में एक शेर कहूँगा, अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं, वीरानी खुद कह रही है सियासतदान कितने हैं। चले जी, खान जमान खटक साहब, आपके पास 1 मिनट है, मुझे ये बता दें कि 27 फरवरी 23 मार्च ये आप पे प्रेशर है गवर्नमेंट पे, क्या होने जा रहा है? कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट तैयार है, आए, इनका आईनी हक है एहतजाज करना, और इस तरह हम नहीं करेंगे जिस तरह पीपल पार्टी ने किया। यहाँ पे MQM के साथ उनके खवातीन को मारा और उनके सिटिंग MPS को मारा, और जिस बेदर्दी से वज़ीर आला हाउस को एक मुक़द्दस जगह बना के
उन लोगों को मारा पीटा हमने उस वक्त भी कंडेम किया। चले आपका कमेंट आगे चलते हैं इकबाल साहब। हम इस तरह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ये अपना एहतजाज नहीं, करें। हम बिल्कुल ये नफसियाती तौर पे खेलने वाली बात है कि एमक्यूएम को कहा जाए आपकी खवातीन पे हाथ उठाए, और इसलिए ख्याल रखिएगा साथ ना छोड़ा जाए। देखें अब एमक्यूएम की खवातीन की इनको कितनी तकलीफ है हमें पता है। हम बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे कि पीटीआई पे हमला करें और मौजूदा सदर पाकिस्तान और मौजूदा वजीर आजम कहे कि जी जान दो जी। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि मौजूदा सदर खान साहब को फोन करते हुए कि जी शहर बंद करा दिया है हमने, उन्होंने कहा जी बंद कराओ। हम बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे। हम बिल्कुल जो है ना पुलिस एसएसपी को पकड़ के नहीं मारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें नहीं लटकाएंगे। हम वो कोई अमल नहीं करेंगे जो तहरीक इंसाफ करती थी। एक पुरअमन मार्च लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मोजिस गेस्ट का कि मेरे प्रोग्राम में आए, लेकिन हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है तो शेख रशीद साहब जरूर है जो तमाम मार्च के हवाले से जवाब देने की हैसियत रखते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।